पहले विधानसभा चुनाव में करारी हार, फिर पार्टी में टूट और बगावत के बाद ममता बनर्जी और उनके सांसद भतीजे अभिषेक बनर्जी की मुसीबत बढ़ती जा रही है। कोलकाता में पूर्व सीएम ममता बनर्जी के खिलाफ सांप्रदायिक टिप्पणी को लेकर एफआईआर दर्ज की गई है। कोलकाता के बिजनेसमैन की शिकायत पर ममता के खिलाफ कोलकाता के हेयर स्ट्रीट थाने में केस दर्ज हुआ है। उधर तृणमूल कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव और सांसद अभिषेक बनर्जी पर सलबोनी जमीन घोटाला, फर्जी सिग्नेचर केस और भड़काऊ बयान से जुड़े मामले में जांच एजेंसियों का शिकंजा कसता जा रहा है। सलबोनी जमीन घोटाला मामले में पुलिस ने कोलकाता में आज अभिषेक बनर्जी के घर छापा मारा, तो वहीं फर्जी हस्ताक्षर मामले में करीब 6 घंटे की लंबी पूछताछ के बाद अब सीआईडी ने उन्हें एक और मामले में नोटिस जारी किया है। इस बार चुनाव प्रचार के दौरान दिए गए कथित भड़काऊ बयान को लेकर अभिषेक बनर्जी को पूछताछ के लिए तलब किया गया। जानकारी के मुताबिक सीआईडी की टीम कोलकाता स्थित उनके आवास पहुंची और अधिकारियों के आधिकारिक रूप से नोटिस सौंपा। तो सलबोनी जमीन घोटाला मामले में पुलिस ने तड़के 3 बजे कोलकाता में अभिषेक बनर्जी के घर पर छापा मारा। ममता बनर्जी को जब छापेमारी की खबर मिली तो वो भी अभिषेक के घर पहुंची। पुलिस ने पैरामिलिट्री फोर्स की सुरक्षा में ये ऑपरेशन चलाया। जमीन घोटाले के सिलसिले में गिरफ्तार किए गए मेदिनीपुर के पूर्व विधायक और जिला पार्टी अध्यक्ष सुजॉय हाजरा से पूछताछ के बाद सालबोनी पुलिस अभिषेक बनर्जी के घर पहुंची। আমি যদি সত্যি কোনো ভুল বলে থাকি, আমি এই স্টেটমেন্টগুলো কবে করেছি? নির্বাচন চলাকালীন। নির্বাচন যখন চলছে, ল এন্ড অর্ডার, আইন শৃঙ্খলা কার আন্ডারে? ইলেকশন কমিশনের আন্ডারে। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের আন্ডারে তো ছিল না। তাহলে তখন আমার বিরুদ্ধে এফআইআর হলো না কেন? ইলেকশন কমিশনের বিরুদ্ধে কমপ্লেন হলে ইলেকশন কমিশন আমার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিল না কেন? और पश्चिम बंगाल की राजनीति में हलचल लगातार बढ़ती जा रही है। टीएमसी के बागी सांसदों ने केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव से मुलाकात की है। भूपेंद्र यादव के घर पर हुई बैठक में शताब्दी रॉय के साथ सुदीप बंदोपाध्याय भी मौजूद रहे। बैठक में बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे भी मौजूद रहे। रविवार को टीएमसी के 19 बागी सांसदों की बैठक होनी है, जिसमें आगे की रणनीति पर चर्चा की जाएगी। दरअसल टीएमसी के बागी सांसदों ने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को चिट्ठी भेजकर अलग संसदीय गुट के तौर पर मान्यता देने की मांग की है, जिस पर लोकसभा स्पीकर ने उन्हें 15 जून यानी सोमवार को मिलने बुलाया है। इस बीच खबर यह भी है कि पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुवेंदु अधिकारी रविवार को दिल्ली में टीएमसी के बागी सांसदों से मुलाकात कर सकते हैं। सूत्रों के मुताबिक सोमवार को शुवेंदु अधिकारी टीएमसी के सभी बागी नेताओं के साथ विधानसभा स्पीकर से भी मुलाकात कर सकते हैं। सारे एमपी जाएंगे, कल सारे एमपी दिल्ली आएगा। अच्छा। रविवार को सीएम को साथ दिल्ली के बैठक होगा सब एमपी को, और मंडे को हम जाएंगे। कल जो कल्याण बनर्जी ने स्पीच दिया है ममता बनर्जी अभिषेक के विरोध में, हो सकता है वो भी आ जाएगा। हाँ, तो हम पहले बोला जो हम रियल टीएमसी का गुट बनाया और हमारा पास ज्यादा से ज्यादा संख्या में एमपी है और हमको ये मान्यता स्पीकर को देना। ये कौन लोग क्या किए हैं वो लोग बोल पाएंगे। मैं और संदीपन पहले मैं बोला था कि हम दोनों के लिए मैं बोल सकता हूं, अभी नाम नहीं बोलूंगा। हमारा जो 64 एमएलए है हम दोनों को मिलाकर इन लोगों के लिए बोल सकता हूं। अब जो एमपी लोग हैं, मैं तृणमूल कांग्रेस में आपने अभिषेक बनर्जी का जिक्र किया, चाहे और लोगों का जिक्र किया, इनमें से कोई मेरा नेता नहीं है। ये सब हमारे कलीग्स रहे हैं, बहुत सारे मुझसे जूनियर हैं और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अभी नए नए आए हैं। तो इनमें से कोई मेरा नेता नहीं है। मेरा नेता सिर्फ एक है, नेता या नेता। पीएम मोदी आज से फ्रांस और स्लोवाकिया की यात्रा पर रवाना हो गए हैं। कूटनीतिक और आर्थिक मोर्चे पर इस दौरे को बेहद खास माना जा रहा है। अपनी यात्रा के पहले बता दें आपको, यात्रा के पहले पड़ाव में पीएम मोदी फ्रांस के नीस शहर पहुंचेंगे, जहां वो राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे और दोनों नेता संयुक्त रूप से भारत इनोवेट्स 2026 कार्यक्रम का उद्घाटन करेंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री एक ऐतिहासिक कदम उठाते हुए स्लोवाकिया की अपनी पहली राजकीय यात्रा पर जाएंगे। साल 1993 में स्लोवाकिया की आजादी के बाद से किसी भी भारतीय प्रधानमंत्री का ये पहला दौरा है। जहां रक्षा और व्यापार जैसे क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर चर्चा होगी। दौरे के अंतिम चरण में पीएम मोदी फ्रांस के एवियन में आयोजित होने वाले 52वें G7 शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे।
इस वैश्विक मंच पर पीएम सुरक्षित एआई और संतुलित आर्थिक विकास जैसे मुद्दों पर भारत का पक्ष रखेंगे। साथ ही अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप समेत कई नेताओं के साथ द्विपक्षीय बैठकें भी कर सकते हैं। और पीएम मोदी का फ्रांस दौरा क्यों खास है, ये आपको बता देते हैं। तो G7 शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे पीएम मोदी और ये दौरा इसलिए भी खास बताया जा रहा है क्योंकि ट्रंप और पीएम मोदी की द्विपक्षीय वार्ता भी हो सकती है। साथ ही राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ द्विपक्षीय बैठक होगी पीएम मोदी की। इमैनुअल मैक्रों से मेगा डिफेंस डील पर भी चर्चा हो सकती है। भारत इनोवेट्स 2026 का उद्घाटन पीएम करेंगे। वाइवा टेक समिट को भी संबोधित करेंगे पीएम मोदी। भारतीय समुदाय से भी प्रधानमंत्री मोदी मुलाकात करेंगे। और पीएम मोदी की स्लोवाकिया यात्रा क्यों खास है, आपको ग्राफिक्स के जरिए दिखाते भी हैं। तो देखिए 1993 में स्वतंत्र देश बनने के बाद भारतीय प्रधानमंत्री की ये पहली यात्रा होने जा रही है। और स्लोवाकिया यूरोप के केंद्र में है। ऑटोमोबाइल, रेलवे, मैन्युफैक्चरिंग का ये हब भी है। पीएम की यात्रा से मध्य यूरोप में भारत की पैठ और भी मजबूत होगी। पीएम मोदी स्लोवाकिया के पीएम रॉबर्ट फिको से भी मुलाकात करेंगे। स्लोवाकिया के साथ रक्षा और व्यापार समझौते को लेकर भी चर्चा की जानी है। टीकमगढ़ में सीएम योगी आदित्यनाथ ने अखिलेश की बेटी पर विवादित टिप्पणी के मामले में बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा है कि अखिलेश यादव की बेटी को लेकर कुछ लोगों ने विवादित टिप्पणी की थी। हमें पता लगा तो हमने पुलिस को फौरन एफआईआर दर्ज करने के आदेश दिए क्योंकि बेटी के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी स्वीकार नहीं है। बेटी बेटी होती है और हम उस संस्कार में पले हैं जहां गांव की बेटी सबकी बेटी, गांव की बहन सबकी बहन, हमने कोई भेदभाव नहीं किया। अखिलेश जी, दूसरों को उपदेश देते हो, अपने चेले चपाटों को भी थोड़ा उपदेश दे दो कि अपनी भाषा को संयम कर लें। दूसरों के प्रति टिप्पणी करने के पहले स्वयं भी सोचा करो कि उनके लोग किस प्रकार की भाषा का प्रयोग बहन और बेटियों के प्रति, बुजुर्गों के प्रति, दिवंगत लोगों के प्रति और वरिष्ठ नेताओं के प्रति करते हैं। इसके बारे में उनको भी अपने लोगों को संस्कारित करने की आवश्यकता है। अच्छा होगा उनको समझाओ और नहीं समझ सकते तो हमारे हवाले कर दो, हम उनको अच्छी तरह समझा देंगे। और अब बात मध्य प्रदेश में राज्यसभा के रण की, जिसमें बीजेपी की बम्पर जीत हुई और कांग्रेस बिना लड़े ही हार गई। मीनाक्षी नटराजन का नामांकन रद्द होने के मामले में सुप्रीम कोर्ट से झटका लगा तो अब कांग्रेस हाई कोर्ट जाने की तैयारी कर रही है। उधर इस मुद्दे पर वार पलटवार जारी। मध्य प्रदेश में राज्यसभा की रेस तो खत्म हो चुकी है, लेकिन सियासी जंग अभी भी जारी है। पहले रिटर्निंग ऑफिसर ने नामांकन रद्द करके झटका किया, फिर तीनों उम्मीदवारों की निर्विरोध जीत से सदमा लगा और शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट ने भी राहत नहीं दी। अब कांग्रेस की तैयारी हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाने की है। सुप्रीम कोर्ट से याचिका खारिज होने के बाद अब कांग्रेस हाईकोर्ट में चुनाव याचिका दायर कर सकती है। हालांकि कोर्ट की लड़ाई को कांग्रेस लंबी प्रक्रिया मान रही है और जनता की अदालत में जाने का ऐलान कर रही है। पूर्व मंत्री पीसी शर्मा के मुताबिक कांग्रेस सड़क से लेकर सदन तक संघर्ष जारी रखेगी। कांग्रेस का आरोप है कि देश में संविधान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया जा रहा है और हिटलर शाही जैसे हालात पैदा किए जा रहे हैं। चुनाव याचिका लगेगी, सब लंबी प्रोसेस है। कुल मिला के सड़क से लेके सदन से लेके चुनाव आयोग से लेके कोर्ट्स तक लगातार कांग्रेस पार्टी लड़ती रहेगी। कल वहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद हम लोगों ने राष्ट्रपति भवन की ओर कूच किया था और राष्ट्रपति जी ने भी टाइम नहीं दिया। तो जितनी भी संस्थाएं हैं, ये जितनी भी पोजीशंस हैं, वो न्याय करने के लिए कोई भी तैयार नहीं है। उधर राज्यसभा की जीत से बीजेपी में जश्न का माहौल है। बीजेपी इसे अपनी रणनीति से कांग्रेस की कलह का नतीजा बताकर तंज कस रही है। इस बीच सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने एक बार फिर कांग्रेस पर निशाना साधा है और कांग्रेस को राज्यसभा चुनाव में मिली इस करारी हार से सबक लेने की नसीहत दी है। बड़ा दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ेगा कि कांग्रेस और कांग्रेस के नेताओं को हो क्या गया। अपनी हार को वो सुप्रीम कोर्ट हो,
चुनाव आयोग हो, चुनाव अधिकारी हो। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ 18 के साथ।